Hello, friends. Welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora, and friends, we are continuing with our series, the series what is known as Polity Today. तो ये मुझे पूरा यकीन है this series is going to be of great use to all of you because Polity Today जो series है it is targeting a very important requirement for all major UPSC aspirants or all UPSC aspirants for civil service aspirants. क्यों? सर क्यों? अरे क्यों इसीलिए बिकॉज चाहे तुम किसी से भी पूछ लो फर्स्ट अटेम्प्टर सेकेंड अटेम्प्टर थर्ड अटेम्प्टर टॉपर टीचर मेंटोर एजुकेटर एवरीबडी विल टेल यू कि एडिटोरियल्स पढ़ना जरूरी होता है एवरीबडी विल टेल यू न्यूज एनालिसिस पढ़ना बड़ा जरूरी होता है एवरीबडी विल टेल यू रोज के रोज न्यूज़पेपर पढ़ो ओके कैसे पढ़ो how do you actually analyze a subject how do you actually connect a subject जो तुमने फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर से पढ़ लिया कोई एडिटोरियल पढ़ लिया हाउ डू यू कनेक्ट इट टू योर सिलेबस दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू सो मैंने ऐसे कुछ सेशंस ऑलरेडी बना लिए एंड आई एम श्योर दैट वी यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस एंड दीज आर गोइंग टू बी लार्ज चंक्स ओके ये काफी लंबे एलोंगेटेड डिस्कशंस होंगे सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट इफ यू डोंट कनेक्ट फायदा क्या हुआ So we are going to make sure that you are going to be of great you making great use of these editorials. ये है Polity Today. इसको please continue करो. Please continue watching these videos. It will be of great help to all of you. So मैं हूँ डॉक्टर सिद्धार्थ और those of you don't know me, okay? अन अकेडमी की दुनिया में मुझे मेरे कोड सेट लाइव से जाना जाता है SIDLIVE ये मेरा कोड है इस कोड को तुम यूज करोगे जब भी तुम प्लस क्लासेस यूज करोगे प्लस क्लास में सब्सक्राइब करोगे आइकॉनिक क्लासेस में सब्सक्राइब करोगे अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन लोगे कोई कॉम्बैट कोर्स में कोई टेस्ट सीरीज में इफ यू टेक और यूटिलाइज दिस रेफरल कोड तुम्हें इमीडिएटली ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा एंड यू विल बी अ पार्ट ऑफ टीम सेट लाइव एंड आई विल बी very happy to welcome you because this is what our aim is that we are on the largest online learning platform in India और मुझे पूरा यकीन है कि ज्यादा टाइम नहीं होगा when we will become the largest online learning platform in the world अब इतना यकीन से मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं इतना यकीन से इसलिए बोल रहा हूं माय फ्रेंड्स बिकॉज the best educators from all over India are under one roof on this platform सिर्फ तुमको कोड याद रखना है SIDLIVE सेट लाइव मेरा कोड यूज करना है जैसे तुम टीम सेट लाइव के पार्ट बन जाओगे यू विल गेट द एडवांटेज ऑफ नॉट ओनली पॉलिटी गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन अब तो मैं PSIR भी लेकर आया बट ऑल सब्जेक्ट्स ओके एवरीथिंग प्रीलिम से लेकर मेंस ऑप्शनल और इंटरव्यू तक अन अकेडमी आपका साथ देगा हमने इस टाइम अनबिलीवेबली ऑसम रिजल्ट देखा AIR 2 9 10 13 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ और मुझे पूरा यकीन है कि अगला साल इससे भी ज्यादा अच्छा होगा और आप सब लोगों का नाम अगर भगवान ने चाहा अगर आपकी मेहनत और स्ट्रैटेजिकली किया गया भगवान ने अगर चाहा तो आपका नाम भी इन रैंकर्स में शुमार होगा एंड दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग हार्ड एट giving you a realistic chance of cracking the so-called toughest exam in the world. So बहुत सारे opportunities है. So ये 27th October को start हुआ बैच है. Mr. Gaurav Budania who is AIR 13 will take 5 classes on essay, 2 classes on strategy, 3 classes on answer writing. और ये है अन अकेडमी यूपीएससी एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी का कॉम्बैट और रैंक 1 to 3 को 100% स्कॉलरशिप रैंक 4 to 10 को 75% स्कॉलरशिप रैंक 11 to 50 को 50% एंड रैंक 51 to 500 को 25% स्कॉलरशिप सिर्फ तुमको कोड यूज करना है सेट लाइव एंड यू विल बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉम्बैट इस मौके को जाने मत दो 31 अक्टूबर 11 AM शार्प ये 9 मंथ्स का कॉम्बो ऑफर है इससे जबरदस्त ऑफर नहीं है ये 31 अक्टूबर को तक वैलिड ऑफर है 38% ऑफ है माय फ्रेंड्स सिर्फ तुम्हें कोड यूज करना है सेट लाइव SIDLIVE डोंट लेट गो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी मनी बच सकता है इतना बड़ा ऑफर मिल सकता है व्हाई डू यू वांट टू लेट गो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी सो वन सब्सक्रिप्शन टू क्रैक कॉल ओके जिसमें 35% ऑफ है जिसमें अल्टीमेट टेस्ट सीरीज कॉम्बो आपको फ्री मिलेगा वर्थ 45,000 प्लस क्लासेस हो चाहे आइकॉनिक क्लासेस हो सिर्फ तुम्हें सेट लाइव कोड यूज करना है SIDLIVE एंड यू विल बी एबल टू गेट दिस पार्ट
तो तुम इसको कनेक्ट करो माय फ्रेंड्स। देखो ये है 72,000 रुपीज, suddenly it becomes 64,800, 90,000 becomes 81, 115 becomes 104, 153 becomes 138. Said like, चाहे तुम 1 साल का कोर्स लो, चाहे 2 साल का कोर्स लो, चाहे 3 साल का कोर्स लो, जस्ट यूज द कोड सेड लाइफ, एंड आई थिंक दैट शुड बी वन वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन जो आपने अपने करियर में लेना है। सो डोंट लेट गो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी माय फ्रेंड्स। मेरी स्पेशल क्लासेस में भी आओगे तब तुमको इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस दिखेगी, और अब इतने सॉलिड फीचर्स आ गए। Okay, you can raise a hand. Raise a hand में आप मुझसे बात कर सकते हो। We are actually talking, we are actually conversing. तो ऑनलाइन क्लास में ऑफलाइन का मजा होता है। Imagine that is such a huge opportunity. You will also be getting notification option, and सबसे important है you can watch these anytime anywhere on your devices. So मेरी recorded special classes भी देख सकते हो। सिर्फ तुम्हें याद रखना है मेरा कोड SIDLIVE SIDLIVE, and I am sure you are a wise gang of students. You will take a wise decision, but take that decision now. There, mat karo. Take your decision now. Join my classes and let us have a realistic chance of cracking this exam. तो हम कर क्या रहे हैं? So ये एक बड़ा ही important आर्टिकल आया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग था। वैसे ये मेरा मतलब मैं क्या बोलूं, फेडरलिज्म को जब भी मैं पढ़ाता हूं तो जो लोग स्टूडेंट्स मुझसे पढ़े हुए उनको मालूम है कि मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर इंडियन पॉलिटी में कुछ सबसे ज्यादा वर्थ डिस्कसिंग है, इंडियन पॉलिटी में, इंडियन राज्य व्यवस्था में जो सबसे ज्यादा वर्थ डिस्कसिंग मैटर है वो है फेडरलिज्म। अब क्या होता है, अज्ञानता परमानंद होता है। इन अदर वर्ड्स कि अगर आपने इसको पूरा का पूरा नहीं समझा तो आप बहुत जल्दी स्किप थ्रू कर जाओगे, बट दैट्स ऑन द पॉइंट, और आप सोचोगे आपका कोर्स खत्म हो गया। दैट इज नॉट व्हाट हाउ वी हैव टू डू इट। लेट अस गो इन डिटेल एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस। तो ये मुझे बड़ा ही अच्छा मौका मिला कि मिस्टर अश्विनी के रे का एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया है, who of course is a professor or rather former professor in Jawaharlal Nehru University in New Delhi, और इनके आर्टिकल को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। और ना सिर्फ हम इस आर्टिकल को पढ़ेंगे माय फ्रेंड्स, आर्टिकल पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता, हम इस आर्टिकल के साथ साथ इसको एनालाइज करेंगे। और मैं तुम्हें आज जैकपॉट ये दूंगा बिकॉज हम इस आर्टिकल से स्टैटिक पार्ट पूरा का पूरा कनेक्ट करेंगे। अब इंटरेस्टिंग क्या होने वाला है मालूम है, कि मैं तुम्हें एक एक लाइन इसकी पढ़ाऊंगा। ओके, दूसरा बात, मैं एक एक लाइन को एनालाइज करूंगा। तीसरी बात, मैं तुम्हें ये ऐसे पढ़ाऊंगा एज इफ जैसे तुम फेडरलिज्म इन पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ते हो। तो प्रैक्टिकली तुम्हारा पूरा फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट इसको कनेक्ट करके हम देखेंगे, एंड इट विल बी अ ग्रेट फन, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस पार्ट। तो ये है आर्टिकल रिफ्लेक्शंस ऑन क्वासी फेडरल डेमोक्रेसी, और इसका टैगलाइन है डिस्पाइट अ बेसिक स्ट्रक्चर इंडियन फेडरलिज्म नीड्स इंस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट टू बी डेमोक्रेटिकली फेडरल। अनबिलीवेबल लाइन है। मैं बोलता हूं कि अगर ना पढ़ो ना समझो तो आदमी कुछ भी बोल दे और छोड़ के चले जाए, और अगर पढ़ो समझो तो सॉलिड है। रिफ्लेक्शंस ऑन क्वासी फेडरल डेमोक्रेसी, अगर तुम इसको अपनी एग्जाम से कनेक्ट करो ना माय फ्रेंड, तो क्वासी इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर, वेरे की स्टेटमेंट, ओके, पीसी वेरे की स्टेटमेंट, तो ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट हो गया। ये एक क्वेश्चन हो गया। फिर एक इस लाइन को समझो, डिस्पाइट अ बेसिक स्ट्रक्चर, मैं वही बोल रहा था कि अगर तुम्हें स्ट्राइक नहीं करेगा तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। इट फेडरलिज्म, इंडियन फेडरलिज्म में द केशवानंद भारती जजमेंट ऑफ 24 अप्रैल 1973, जब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जिसको डिफाइन किया था, उस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम लोग फेडरलिज्म को इंक्लूड करते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट। इसका एक और मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये फेडरलिज्म को आप एडवर्सली अफेक्ट नहीं कर सकते। You cannot remove federalism. Simple as that. So you cannot remove federalism, you cannot abolish, you cannot have any amendment which can touch or violate federalism. फिर यहां पर ऑथर बोलते हैं
दैट इंडियन फेडरलिज्म नीड्स इंस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट। वर्ड ध्यान से देखो, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं बोला, यहां पर इंस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट। इसका मुझे मतलब समझ में आया, मुझे मतलब ये समझ में आया कि ओए इससे मुझे ये समझ में आया कि हमारे फेडरलिज्म में कोई ना कोई गड़बड़ चल रहा है, कुछ ना कुछ कमी पेशी हो रही है और उसको हमें इंप्रूव करना है, तब वो जाकर डेमोक्रेटिकली फेडरल होगा। अब मेरे एस्पिरेंट फ्रेंड्स ये सोच रहे होंगे, सर इंडियन फेडरलिज्म हमने पढ़ा था, ये डेमोक्रेटिकली फेडरल क्या होता है? अब सारी कहानी हम पढ़ेंगे एंड देन एट द एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो जर्नी लंबी है, ओके, दिल्ली अभी दूर है, तो आराम से इसको पढ़ते हैं, ठीक है, धीरे 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 धीरे, होले 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 होले, and get everything absolutely clear. So sit back, relax and enjoy this part. So ये again just to get this entire thing, okay, मैं हर एक को, हर स्क्रीनशॉट को थोड़ा सा, हर पार्ट को थोड़ा सा बड़ा करूंगा ताकि यू आर एबल टू रीड इट ऑल्सो एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। सो मिस्टर अश्विनी के रे प्रोफेसर साहब, इनका अब हम आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट दिस पार्ट। तो ये जो येलो वाला पार्ट है ना, ओके, ये साइड वाला, ओके, ये आर्टिकल का पार्ट नहीं है, ये मेरे इनपुट्स है, ठीक है। तो ये इनपुट्स है या फिर कोई करंट अफेयर्स है जो मैं इन इस आर्टिकल को सपोर्ट या इस आर्टिकल पे कमेंट करने के लिए यूज कर रहा हूं। तो कहां से पढ़ूं, लेफ्ट से कि राइट से? लेफ्ट से पढ़ लेता हूं, ओके। तो पहले आर्टिकल पढ़ लेते हैं। इवेंट्स कोइंसाइडिंग विद द जुबिली of India's independence draw attention to the federal structure of India's constitution, which is a democratic imperative of multicultural India। यार आप लोग ना बात नहीं समझ रहे हो, क्या हो गया? अरे क्या हो क्या गया? बात नहीं समझ रहे हो, एग्जाम क्रैक करनी है। इंडियन फेडरलिज्म और रादर फेडरलिज्म, लाइन पकड़ के रखो बेटा, इंडियन फेडरलिज्म, तुम भी क्या याद रखोगे, इज अ डेमोक्रेटिक इंपेरेटिव ऑफ मल्टीकल्चरल इंडिया। ओहो, अब अगर तुम पढ़ नहीं रहे हो, ओके, अगर तुम ऐसा मूड में हो कि यार छोड़ो यार जल्दी से आर्टिकल खत्म करो घर चलते, ऐसा नहीं होता। अगर तुम इसको ढंग से करोगे तो इस पर मैं अगर एग्जामिनर को सोचूं तो वो ऐसे लिखेंगे, इंडियन फेडरलिज्म इज अ डेमोक्रेटिक इंपेरेटिव ऑफ मल्टीकल्चरल इंडिया, कमेंट। अब क्या लिखोगे मेरे बच्चे, क्या लिखोगे? अब ये भी एक क्वेश्चन हो गया, तो तुम्हें मैं होमवर्क भी दिया जा रहा हूं, तो तुम सोचते जाओ, सिर्फ ऐसे वीडियो मत देखते रहो कि कुछ भी हो जाएगा। पैसिवली नहीं पढ़ाई जाती, ओके, एक्टिवली पढ़ो। सो इस लाइन को पकड़ के रखेंगे, इंडियन फेडरलिज्म इज अ डेमोक्रेटिक इंपेरेटिव ऑफ मल्टीकल्चरल इंडिया। अब होता क्या है, इसको आगे पढ़ ले। सो वेयर द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ अ सॉवरेन स्टेट आर बेस्ड अपॉन लैंग्वेज अगेंस्ट competing identities such as caste, tribe, or religion. This built-in structural potential for conflict within and among the units and that between them and the sovereign state needs imaginative federal craftsmanship। पहले तो मैं ऑथर साहब की तारीफ करूंगा, क्या वर्ड यूज किया, इमेजिनेटिव। बेटा ये वर्ड्स बड़े कीमती हैं, इनको जमा कर लो, ये काम आते आएंगे। इमेजिनेटिव फेडरल क्राफ्ट्समैनशिप। तो मैं फिर ये बात बोल रहा हूं कि अगर तो तुम भागदौड़ में होंगे तो तुम 15 मिनट में तुमने पढ़ा और तुमने सोचा यार पढ़ तो लिया आर्टिकल, अब क्या करना है, समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एंड सेंसिटिव पॉलिटिकल मैनेजमेंट। तो मैं ऐसे सोच रहा हूं कि पहले मैं इन पंक्तियों को तुम्हें क्लैरिफाई कर देता हूं, ठीक है। सो लेट मी एक्सप्लेन दीज सर्टेन पॉइंट्स। सो फिर मजा आएगा ना, मजा भी तो करो, सब्जेक्ट भी तो समझो, ओके। सो हमारे पास है फेडरलिज्म। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ओके, सो प्लीज पे अटेंशन टू दिस पार्ट।
नाउ फेडरलिज्म जिसे हम लोग इंडियन फेडरलिज्म बोलते हैं, अब ये इस पे भी अलग बात हो सकती है, पर अभी के लिए मैं इंडियन फेडरलिज्म को सिर्फ अभी के लिए इंडियन फेडरलिज्म समझो तो क्या। तो फेडरलिज्म अलग अलग तरह की भी होती है, इसका मतलब तो इंडियन फेडरलिज्म में लिखा है दैट इट इज अ डेमोक्रेटिक इम्पेरेटिव, लाइन देखो, डेमोक्रेटिक इम्पेरेटिव ऑफ अ मल्टीकल्चरल इंडिया, of a multicultural India in which language has played a unifying situation or a unifying, देखो वो जो तुम पढ़ रहे हो ना उसको देख लेना, ओके वो लिखा यही है, language plays a binding factor or a unifying factor regardless of the fact that there are different race, culture, identities etc. क्या बोलने की कोशिश हो रही है? इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस है? बहुत सारी। ओके मैंने गिन रहा, मुझे नहीं आ रहा इतना, मैं गिनने के पॉइंट नहीं कर रहा, बहुत सारी लैंग्वेजेस है। ओके अच्छा, इंडिया में कितने कल्चर्स है? अरे सर बहुत सारे कल्चर्स है। ओके वेरी गुड। और इंडिया में हम लोग इस डाइवर्सिटी को इंजॉय करते हैं, वी सेलिब्रेट। पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब बोलते थे दैट देयर शुड बी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ओके अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नाउ मेरे पास जब इंडिया बना, जब इंडिया एज इन द ब्रिटिश इंडिया के बाद जो द मॉडर्न स्टेट ऑफ इंडिया बना, तो उस मॉडर्न स्टेट ऑफ इंडिया में एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन थी कि मुझे यूनियन ऑफ इंडिया बनाना था। नाउ देखो ये इन्होंने बहुत ऑथर साहब ने बहुत ही कॉम्पैक्ट में एक बहुत लंबी दास्तान पूरी कर दी, तो मुझे ये दास्तान जीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन को इंपेरेटिवली मैं तब हैंडल कर पाऊंगा और मैं इफेक्टिवली तब हैंडल कर पाऊंगा जब मुझे ये समझ में आ जाएगा कि यूनियन ऑफ इंडिया में स्टेट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है, इनकी क्या वैल्यू है। सबसे इंपॉर्टेंट समझने की कोशिश करो कि कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स जो स्टेट्स है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। लाइन क्या है? आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया दैट इज भारत, आराम से देखकर पढ़ते रहो बेटा, तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी, तुमको सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा। भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो इसको मैं आम साधारण भाषा में बोलूंगा तो मैं क्या बोल सकता हूं कि द यूनियन ऑफ स्टेट्स और रादर इंडिया इज मेड अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स। यस, अब सारी बात यह है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है, जो स्टेट्स है, ये मल्टी कल्चरल है। बिल्कुल, यहां पर कल्चर अलग है, यहां की आइडेंटिटी अलग है, एंड यहाँ का सब कुछ मतलब एक तरह से अब आप नागालैंड और केरला में क्या क्या कॉमन ढूंढने की कोशिश करें सर? मुश्किल है। अच्छा केरला और गुजरात में सर कंप्लीटली डिफरेंट कल्चर, तो कुछ तो कॉमन है ना, क्या कॉमन है? अब मुझे वो जो कॉमनैलिटी है वो ढूंढनी थी। सो जब यूनियन ऑफ इंडिया बना, जब जब 26 जनवरी 1950 हुआ और जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन बनने का टाइम आया, तो जब मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन बनने का टाइम आया ना, तो ये क्वेश्चन उठा, ये सवाल उठा कि क्या जोड़ूं मैं, क्या कॉमन थ्रेड लेकर आऊं। क्या मैंने बोला? क्या कॉमन थ्रेड लेकर आऊं, कैसे जोड़ूं मैं इस मल्टी कल्चरल इंडिया को, कैसे जोड़ूं? अब इस मल्टी कल्चरल इंडिया में कुछ तो कॉमन निकालना पड़ेगा, तब इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता है। अब ऑथर साहब तो निकल गए आगे, अब वो तो इंटेलिजेंटली उन्होंने वो कर दिया, बिकॉज उनको तो 1000 पेज में या 500 वर्ड्स में, जो मर्जी 500 या 1000 वर्ड्स में जो भी होगा, उनको ये आर्टिकल लिखना था। हमें तो इस एग्जाम को खत्म करना है, तो हमको इसी चीज को एक्सपैंड करना पड़ेगा। सो वी विल गो इनटू अ लॉन्ग स्टोरी एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। सिर्फ अभी एक ही पैराग्राफ हुआ है, लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स का ओरिजिन कैसे हुआ है और इसका नेचर क्या है और सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो लेट्स गेट डाउन टू दिस। सो लेट अस गो बैक टू दोज डेज जब इंडिया independent हुआ. Now please pay attention to this part. So 1947 when India became independent,
तो व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, तो इंडियन यूनियन, और अभी तो मैं यूनियन बोलूंगा भी नहीं, बट इंडिया, मॉडर्न इंडिया, द इंडिया विच हैड बिकम इंडिपेंडेंट, उस इंडिया को हम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज नहीं बोलते थे। अब मैं अभी जो तुम्हें बता रहा हूं ना, तुमको बाद में बहुत मजा आएगा, क्योंकि जब मैं इस आर्टिकल को रीरीड करूंगा ना, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि मैंने तुमको कितना 24 कैरेट रॉक सॉलिड पढ़ा दिया, तो तुम्हें बड़ी खुशी होगी। सो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज नाम की कोई वस्तु थी नहीं। सो क्या थी? तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स जो थे, जो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स थे, यानी कि जो हमारा देश बना हुआ था, ओके, उसको हम डिवाइड करते थे इनटू व्हाट आर कॉल्ड एज पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी स्टेट्स। ये कुछ अलग ही सा नाम हो गया। सो ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी स्टेट्स थे। ओके, सो अगर तुम इसको देखोगे तो 1950 तक जब हम लोगों ने सोचा था, तो हमारे पास थे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी स्टेट्स। आई होप तुम लोग को ये समझ में आया। ओके, सो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी स्टेट्स में, वेट, तो मैं तुमको बता देता हूं, कभी कभी इसी पे क्वेश्चन भी आ सकता है। सो पार्ट ए जो थे वो फॉर्मर ब्रिटिश प्रोविंसेस थे। ओके, सो दीस वर फॉर्मर ब्रिटिश प्रोविंसेस, जिसमें एक इलेक्टेड गवर्नर था और स्टेट लेजिस्लेचर था। पार्ट बी जो थे वो थे जिनको हम लोग रजवाड़ास बोलते थे, द प्रिंसली स्टेट्स। ओके, तो ये लाइट ब्लू वाले हो गए, तो तुम समझ ही सकते हो, हैदराबाद, राजपुताना, कश्मीर एंड सो ऑन एंड सो। इसमें जो हेड था ना, इनको राज प्रमुख बोला जाता था, राइट। और ये जो राज प्रमुख थे, ही वॉज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो पार्ट सी स्टेट थे, इनको अर्लियर ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस बोला जाता था। इनफैक्ट अगर तुम्हें मालूम है, इवन दिल्ली पार्ट सी स्टेट था, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को पार्ट डी स्टेट बोला जाता था। ये तो बड़ा कमाल की बात हो गई। सो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी, 4 स्टेट्स थे। सो पार्ट ए स्टेट्स में तुम ये नोटिस कर सकते हो, 9 फॉर्मर गवर्नर्स प्रोविंसेस, असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूपी एंड बंगाल। तो ऑब्वियसली इसको तब थोड़ा सा नाम समझना, ये तब हम जब बात करेंगे तो यूनाइटेड प्रोविंसेस, ये सब वाले वर्ड यूज करें, तो डोंट गेट इनटू दैट पार्ट। पार्ट बी स्टेट्स, 8 फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स एटसेट्रा, जिसमें प्रेसिडेंट अपॉइंटेड राज प्रमुख वाज द हेड। फिर हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, पेप्सू जिसे बोला जाता था, राजस्थान, ऑब्वियसली राजपुताना, सौराष्ट्र। तो इसमें नेम्स पे मत चले जाना, ओके, गेट ट्राई एंड अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। एंड सिमिलरली पार्ट सी और पार्ट डी वाज द ओनली वन जिसको हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बोलते थे। अब इसका ऑटोमेटिक मतलब ये है कि मैं वापस चलता हूं, इसका मतलब क्या हो गया? तो वापस ये है कि अब मुझे यहां पर एक डेमोक्रेटिक इंपेरेटिव ऑफ अ मल्टीकल्चरल इंडिया की तलाश होगी, कि भाई मुझे तो अब कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स बनाने। अब ये क्वेश्चन आज ऑलरेडी आंसर्ड है, इसीलिए तुमको टफ नहीं लग रहा, सिंपल सी बात है। तो उस टाइम पर द गवर्नमेंट, द लीडर्स, हमारे जो उस टाइम के गवर्नमेंट थे, नेहरू गवर्नमेंट ऑब्वियसली, एट दैट टाइम उनके सामने एक बहुत मेजर सवाल उठा, और वो ये सवाल उठा कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और ये जो भी स्टेट्स है, ये एक्चुअली तो ब्रिटिश लेगेसी है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो ब्रिटिश लेगेसी है, ये तो चलेगी नहीं। ओके, अब हमको कुछ तो परमानेंट डिवीजन चाहिए, बिकॉज अब रजवाड़ास नहीं बोल सकते, अब आप चीफ कमिश्नर प्रोविंस, ये बड़ा अजीब सा लग रहा है। सो ऑन व्हाट बेसिस, क्वेश्चन क्या है, ऑन व्हाट बेसिस मस्ट आई डिवाइड इंडिया? million dollar question. On what basis must I now divide India in the terms of constituent units? कि तो अब मैं किस बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड करूं? That was a very important question that required an answer. अब मैं वही बोल रहा हूं कि तुम्हें अब ये लैंग्वेज, अब तुम्हें इतना कुछ कठिन लग नहीं रहा होगा। इतना कठिन इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि ये आंसर दिया जा चुका है। अब इस लाइन को पकड़ो मैं फिर से, किस बेसिस पे तुमने स्टेट्स को डिवाइड किया? सर, लैंग्वेज को। अब तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया पूरा का पूरा? इट इज लैंग्वेजेस
which have unified the states or the common thread जो कि states के बीच में है, the common thread which has formed or which is connecting all the states regardless of the difference of the states on the basis of race, culture, identity is language. So अब देखो अभी तो क्या 2 ही लाइन हुई, ऐसे पढ़ना होता है मेरे बच्चे. सो डेमोक्रेटिक इंपेरेटिव क्यों बोल रहे हैं? डेमोक्रेटिक इंपेरेटिव मतलब हम लोग चाहते थे कि सबको समान अवसर मिले, कोई छोटा स्टेट हो, कोई बड़ा स्टेट हो, किसी की पॉपुलेशन ज्यादा हो, किसी की स्मॉल स्टेट है. इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. तो मेरी फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन अ इंपेरेटिव. ये इंपॉर्टेंट था, ये जबरदस्ती था, ये मैंडेटरी था कि मुझे इस मल्टीकल्चरल इंडिया को यूनाइट करना है, यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाना है. तो उसके लिए मुझे एक कॉमन थ्रेड चाहिए था एंड दैट कॉमन थ्रेड वाज लैंग्वेज. तो मौका आ गया है, अब तो तुम काफी चैंपियन हो गए हो. ओके, तो अब मौका आ गया है तो इसको पढ़ ही लेते. सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस, ओके, सो नाउ आई थिंक बेटर. एक को बार पढ़े, अब तुम्हें समझ में आएगा कि इन एडिटोरियल्स को या इन एनालिसिस को पढ़ते कैसे. अब मैंने जितना समझा है उसके बेसिस पर समझना. Events coinciding with the Jubilee of Indian independence draw attention to the federal structure of India's constitution, which is a democratic imperative of multicultural India, where the constituent units of the sovereign state are based on language, against competing identities such as caste, tribe, or religion. This built-in structural potential for conflict within and among the units, and that between them and the sovereign state needs imaginative federal craftsmanship and sensitive political management. बात समझने की कोशिश करो. तो अब मेरे ख्याल से अब तुमको ये बिल्कुल ही समझ में आ गया, तो अब तुम इसको आंसर दे सकते हो. इंडियन फेडरलिज्म इज अ डेमोक्रेटिक इंपेरेटिव ऑफ मल्टीकल्चरल इंडिया. बट आप लोग को क्वेश्चन पूछेंगे, सर एक थॉट है, इसमें इतनी मेहनत करने की जरूरत क्यों है? इमेजिनेटिव फेडरल क्राफ्ट्समैनशिप की क्या जरूरत है? तो जो मेरे सुख का कारण है वो है कुछ ना कुछ यूनिफाइंग फैक्टर, जो कि इस केस में है लैंग्वेज. अब लैंग्वेज मैंने ढूंढी. ओके, देयर इज अ सिचुएशन हियर इज दैट हम लोग किसी भी तरह से एक लैंग्वेज को एक यूनिफाइंग फैक्टर ढूंढने की कोशिश करते हैं. कैसे? कि विद इन द स्टेट ऑल्सो मेरे को कुछ ना कुछ डिवाइड करना है. तो मैंने क्या डिवाइड किया सर? क्या, सॉरी, कल्चर अलग है, आइडेंटिटी अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन मैं फिर भी स्टेट्स को डिवाइड करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. अब ये थॉट प्रोसेस थोड़ी देर सोच के देखो, थोड़ी देर के लिए थिंक अबाउट द कॉमनैलिटी और द प्रॉब्लम विद द अर्लियर गवर्नमेंट, द फर्स्ट गवर्नमेंट. अब ये थॉट प्रोसेस आया कि क्या मैं इस लैंग्वेज के बेसिस पे अगर सारे यूनिट्स को डिवाइड करूंगा तो क्या मैं एक तरह से एक टाइम बॉम्ब नहीं छोड़ रहा? I hope you are understanding that this is an entire step here is कि क्या ऐसा तो नहीं होगा कि लैंग्वेज के बेसिस पे सेपरेटिज्म का कॉन्सेप्ट कभी आ जाएगा? Who knows? लेकिन the point here is when I don't have a choice, what do I do? So the entire tragedy was that how do we divide, and the history of dividing India has to be understood on a very different angle. So it was even before the enforcement of the constitution that 17 June 1948 को the then president of the Constituent Assembly Dr. Rajendra Prasad ने एक linguistic provinces commission also known as Dhar commission को recommendations के लिए अपॉइंट किया कि क्या the state should be recognized on linguistic basis or not. It's not an easy question to answer, my friends. It is not an easy question. Please understand. We have to find some common thread that connects these states. Okay, किसी तरह से तो इनको ढूंढना पड़ेगा, despite the fact that there are multiple different identities. तो हम क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं?
वी थॉट कि चलो लैंग्वेज पे चलते, लेकिन ऐसे आप अपने आप से ये फैसला नहीं ले सकते, इट कैन बिकम और इट कैन हैव डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस। तो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन ऑल्सो कॉल्ड एज धर कमीशन का गठन हुआ, और धर कमीशन को ये बात बोली गई कि आप स्टडी कीजिए द फीजिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्टेट्स ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस। ओके, सो ये इतना इजी क्वेश्चन था नहीं, एंड यू हैव टू फाइंड इट आउट। सो फीजिबिलिटी कि ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी स्टेट्स, क्या मैं इनको हटाकर एक लिंग्विस्टिक बेसिस ऑफ स्टेट्स को लेकर आऊं या नहीं। धर कमीशन के सामने ये जो क्वेश्चन आया, ये उन्होंने नेगेटिव में आंसर दिया, मतलब धर कमीशन ने इसको नेगेटिव में आंसर दिया, बोला कि नो, वी डोंट थिंक दैट इट इज फीजिबल फॉर अस और रादर एनीवन टू से कि लिंग्विस्टिक डिवीजन इज अ गुड आइडिया। और उन्होंने उल्टा थोड़े और कॉन्सेप्ट्स बता दिए कि ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी, ओके, कि सब जो स्टेट्स आसपास होंगे उनको साथ में लेकर आओ, राइट, ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट। मैंने क्या बोला, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस या फिर पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी जाए, अदरवाइज उनके हिसाब से लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को ना डिवाइड किया जाए। यहां तक हो गया 1948 की ये रिकमेंडेशंस। तो सर ये तो कहानी खत्म हो गई? नहीं, कहानी नहीं खत्म हुई। एक्चुअली जब धर कमीशन की रिकमेंडेशंस आई तो लोग बड़े अनहैप्पी हुए, ओके, बड़ा रिजेंटमेंट हो गया, बोले ना, ये तो गलत बात है, दिस इज नॉट डन। तो अब तुम्हें भी मालूम है द गवर्नमेंट हैज टू बी रिसेप्टिव टू द डिमांड्स ऑफ पीपल। So in this case the government had to do something about this part कि माना कि linguistic basis नहीं है, right, but फिर कौन सा और तरीका हमें अप्लाई करना चाहिए। तो द देन कांग्रेस गवर्नमेंट के आगे ऑप्शन ये आ गया, तो उन्होंने 1948 में जो जयपुर सेशन ऑफ द कांग्रेस था, उस जयपुर सेशन ऑफ कांग्रेस में एक कमेटी को बनाने का प्लान बनाया। इस कमेटी को बोला गया द JVP कमेटी। अब ये JVP क्या है? अब ये कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो J स्टैंड्स फॉर जवाहरलाल नेहरू, V स्टैंड्स फॉर वल्लभ भाई पटेल एंड P स्टैंड्स फॉर पुत्तबी सीतारमैया। नाउ JVP कमेटी के सामने भी सेम क्वेश्चन। अब नाउ JVP कमेटी, अब नाउ देखो, अब अगर तुम्हें ये लगेगा कि सर ये तो काम हो गया हमारा, ओके, लगता है हमारी डिमांड पूरी होगी, तो ये लाइफ इतनी इजी थी नहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग डिवाइडिंग इंडिया ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस वाज फ्रॉट विद डेंजर। तो एक और बार समझने की कोशिश करते हैं, एक बार फ्लो चार्ट बना लेते हैं। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी स्टेट्स में हम डिवाइडेड थे, ओके, पार्ट सी एंड पार्ट डी स्टेट्स में हम डिवाइडेड थे। ये 1947 की बात है। फिर हमारे पास बना धर कमीशन, ओके, धर कमीशन को बोला गया कि आप सोचो कि इंडिया को किस बेसिस पे डिवाइड किया जा सकता है इन कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, कैन लैंग्वेज बी अ कॉज ऑफ इट और अ मेथड ऑफ इट। धर कमीशन ने बोला नो, ओके, धर कमीशन बोला नो, ये सब गलत है। आप ना ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी आज बिल्कुल नेबरिंग उस हिसाब से देख लो, ओके, बॉर्डर्स मैच कर रहे हो उस हिसाब से देख लो, ज्योग्राफिकल एरियाज को देख लो, ये सब देख लो, वो ज्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ ऑल दिस पार्ट। ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, फाइनेंशियल वायबिलिटी, इन सब चीजों, मतलब प्रैक्टिकली इन चीजों पर ध्यान दो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, ओके, एंड पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट, राइट। तो इसके बेसिस पे करो, मतलब ये बड़ा प्रैक्टिकल एडवाइस हुई, बट आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। हम लोग बड़े इमोशनल थे इस बारे में। तो जब धर कमीशन की रिपोर्ट आई तो देयर वाज मच रिजेंटमेंट एंड द गवर्नमेंट हैड टू टेक सर्टेन स्टेप्स। सो जयपुर सेशन में कांग्रेस ने बोला कि चलो यार इस बारे में कुछ करते हैं, और JVP कमेटी बनाई गई। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि JVP कमेटी
उन्हें ये लिंग्विस्टिक बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर ये जो रिकमेंडेशन हो गए मान ली, ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट इन्होंने भी नहीं मानी, बट इन्होंने एक बहुत ही अच्छा आइडिया बोला। क्या? जेवीपी कमेटी, प्लीज अंडरस्टैंड, एक पॉलिटिकल रिस्पॉन्स था, तो उन्होंने उस टाइम के लिए तो मना कर दिया और उन्होंने इसको लेकिन हाफ डोर ओपन रखा। ये क्या मतलब होता है सर, हाफ डोर ओपन? हाफ डोर ओपन उन्होंने बोला कि वी विल लुक एट इट एट अ लेटर स्टेज। अगर ऐसा वर्ड हो गया, अगर देयर इज enormous enormous kind of a demand, then we might consider it at a later stage. तो इसको बोलते हैं हाफ डोर ओपन, मतलब अभी ऑप्शंस खुले हैं, दरवाजा खुला है, लेकिन अभी के लिए कुछ सच फैसला नहीं किया गया। सो जेवीपी कमेटी ने भी एक्चुअली, ये भी कोई तुम्हें क्वेश्चन आता है, इन्होंने भी लैंग्वेज को मना किया और एक्चुअली जेवीपी कमेटी ने भी लैंग्वेज को मना किया। तो यहां तक आपको लगा होगा कि मामला थोड़ी देर के लिए खिंच गया, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड मामला खिंच इसलिए गया था बिकॉज अभी तक कोई आंसर तो आया ही नहीं था। वी डिड नॉट हैव एनी रिकमेंडेशन, वी डिड नॉट हैव अ सॉलिड थिंग विद रिगार्ड्स टू दिस पार्ट। चलो अब आगे देखते हैं, अब आगे बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नाउ जो आगे रास्ता है वो, मतलब इट वाज फ्रॉट विद ट्रेजेडी actually, because one charismatic person, leader, पोटी श्रीरामुलु, जिनको जिनको शायद श्रेय मिलना चाहिए विद द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट। नाउ जैसे ही जेवीपी कमेटी का कॉन्सेप्ट आ गया और उन्होंने भी सो कॉल्ड लिंग्विस्टिक बेसिस को मना कर दिया, तो पूरे देश में बहुत सारे ऑपोजिशन होने लगे। लेकिन एक बहुत ही मेजर डिस्कशन स्टार्ट हुआ और अदर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द आंध्रा स्टेट। दैट आंध्रा स्टेट का फॉर्मेशन, दैट इज सेपरेशन ऑफ अ तेलुगु स्पीकिंग स्टेट फ्रॉम द ओरिजिनल स्टेट ऑफ मद्रास के लिए बड़ा मेजर ऑपोजिशन है। और पोटी श्रीरामुलु आमरण अनशन पर ओके बैठे टू फास्ट एंड टू डेथ पे। एंड बड़ा सैड है कि उनकी इस प्रोसेस में उनकी डेथ हो गई। अब जब ये डेथ हुई तो ऑब्वियसली पब्लिक प्रेशर ऐसे भी बहुत ज्यादा था। ऐसे भी पब्लिक प्रेशर बहुत ज्यादा था, लेकिन इन 1953 दैट इज व्हाई द फर्स्ट गवर्नमेंट मान गई, द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट वॉज एस्टैब्लिश। इसको समझने की कोशिश करो, वर्ड क्या लिखा है, फर्स्ट linguistic state was established, मतलब the first state based on language was established, which was the Andhra state, and this was the new chapter opens in the history of Andhra, and ये तुमको आर्टिकल दिख रहा होगा। यहां से जब 1953 में ये हुआ ओके, तो क्या बोलते हैं ना उसको, दरवाजे खुल गए। सिंपल, जब दरवाजे खुल जाते हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप एक ही को दरवाजे में खोलोगे। नाउ इट हैड टू इंक्लूड ऑल अदर स्टेट्स ऑल्सो। जब आंध्रा स्टेट बन गया माय फ्रेंड्स, तो नाउ द गवर्नमेंट हैड नो अदर चॉइस, और इनफैक्ट अब लिंग्विस्टिक बेसिस बिकेम अ न्यू रियलिटी। नाउ अब ये बात मानी गया कि जब आंध्रा स्टेट बन गया है, वन तेलुगु स्पीकिंग स्टेट हो गया है, सो व्हाई नाउ स्टॉप एनीवन एल्स। एक फजल अली कमीशन को अपॉइंट किया गया, एंड दिस फजल अली कमीशन के हेड ऑफ कोर्स चेयरमैन वाज फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू एंड केएम पानिकर साहब वर द अदर वंस हु वर दीस मेंबर्स। नाउ ये बने, अपॉइंट हुआ 1953 में, एंड 1955 में इनकी रिपोर्ट आई और इन्होंने बोला लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, preservation and strengthening of unity and security of the nation, financial, economic, and administrative consideration, and planning and promotion of the welfare of the people in state as well as the nation as a whole के बेसिस पे हम स्टेट्स बनाएंगे। तो पहली बार came what is called as the so-called category of states and union territories, और इसी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बेसिस पर हमने पास किया और पार्लियामेंट ने पास किया व्हाट इज कॉल्ड एज द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। तो द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, लेकिन एक ख्याल तो भूल ही गए। क्या हुआ
क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डिवीजन थी पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी स्टेट्स की। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी स्टेट्स ऑलरेडी थे, तो उनका क्या होगा? हाँ, ये वाली बात तो भूल ही गए। सो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी स्टेट को 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के अंडर, द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के अंडर अबॉलिश कर दिया गया। सो ये डिवीजन खत्म हुई एंड इंडिया रादर देन पार्ट ए, बी, पार्ट सी, पार्ट डी स्टेट्स के जगह पर अब बन गया स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में। सो अगर आप फर्स्ट शेड्यूल खोल के देखोगे तो उसमें which has to be read with, तो first schedule of the Constitution of India must be read with Article 1 and Article 4. Article 1, India that is Bharat shall be a union of states. ऐसे पढ़ते हैं सब्जेक्ट को, कितने आराम से कनेक्ट हो जाता है and everything comes as one full whole answer. तो हमारे पास आ गया द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। अगर मैं इसका स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन पढ़ूंगा, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड therewith, be it connected in the 7th year and so on and so forth. So this was called as the State Reorganization Act of 1956 and this was the appointed day was 1st day of November 1956. तो आपको बहुत सारे स्टेट्स, ज्यादातर स्टेट्स आपको जिनका नाम देखोगे वो आपको पता चलेगा कि इट वाज फॉर्म्ड ऑन 1st of November 1956. रीजन क्यों है? बिकॉज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज एनफोर्स्ड ऑन 1st day of November of 1956. तो अरे फिर से बिल्कुल, तो हमने पहला पैराग्राफ ही पढ़ा था और हमें इतने कुछ समझ में आ गया, तो यहां पर हम फिर से इसको एक और बात समझ जाएंगे। अब आगे पढ़ेंगे द एबिलिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू कीप इट्स वाइड रेंजिंग डाइवर्सिटी विद इन वन सॉवरेन स्टेट विद अ फॉर्मल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क इज नोटवर्दी। पॉइंट समझो, पॉइंट में बड़ा दम है। द एबिलिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। द एबिलिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू कीप इट्स वाइड रेंजिंग डाइवर्सिटी विद इन वन सॉवरेन स्टेट, इंडिया दैट इज भारत शैल बी a union of states, is noteworthy. Possibly with universal adult suffrage and free institutions of justice and governance, it is nearly impossible to polarize its wide-ranging diversity within any single divisive identity. So ये बहुत ही important concept is that democratic structure and national integrity are dialectically integrated. बहुत ही solid line है, तो ये मैं फिर बोल रहा हूं, democratic structure and national integrity are very strongly interconnected. अब ये क्वेश्चन मुझे बहुत ही ख्याल से आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन की या इस पॉइंट की तुम सो कॉल्ड इंपॉर्टेंस ही नहीं समझोगे। मतलब ऐसे आपने कैसे अज्यूम कर लिया? इसको एजम्पशन इस बेसिस पे है क्योंकि मैं तुम्हें कुछ इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा और फिर इस विषय में आप खुद विचार करो कि व्हाई डू यू थिंक कि द यूनियन ऑफ इंडिया इज स्टिल सर्वाइविंग, या यूनियन ऑफ इंडिया इज स्टिल गोइंग ऑन, या फेडरलिज्म इज स्टिल इंटैक्ट। तो ये अभी मैं फिर बोला कि जब तक नहीं पता है तब तक उस प्रॉब्लम का एहसास नहीं है। तो पहले मैं तुम्हें प्रॉब्लम बताऊंगा, ठीक है? पहले मैं तुम्हें प्रॉब्लम बताता हूं। तो सबसे पहले मुझे ये समझो, पहले तो लेट्स स्टार्ट राइट फ्रॉम वेयर इट शुड स्टार्ट, कि ये फेडरलिज्म है क्या। बहुत सिंपल है, मैं फिर ये बात बोल रहा हूं, ये बहुत सिंपल है फॉर दोस्त जिनको पूरा नॉलेज नहीं आता। सिंपल और इजी में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है until unless you really get this point clear. A kind of arrangement जिसमें two or more than two levels of government के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली एलोकेटेड है, उसको बोलते हैं फेडरलिज्म।
अब बहुत सारे लोगों को पल्ले नहीं पड़ गया होगा, कहां से बात निकल गई, कहां चली गई। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस इन एन इजियर फॉर्म। सो मैं फिर एक बार लाइन बोल रहा हूं, फिर तुम्हें अब क्लियर हो जाएगा। टू और मोर देन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, टू और मोर देन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट in which there is distribution of power, in which there is distribution of power, और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये जो डिवीजन है, डिस्ट्रीब्यूशन या डिवीजन ऑफ पावर जो मर्जी बोलो, ये जो डिवीजन ऑफ पावर है ये मर्जी से नहीं है कि एक और तुमने कुछ बोला मैंने कुछ बोला, ऐसा नहीं है। इट हैज टू बी एलोकेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट इज constitutionally allocated. What a beautiful concept. So this is a constitutionally allocated division of power. अब इसको आप कैसे समझो सर? Let's take an example जो बेस्ट एग्जाम्पल है, और बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? इंडिया का एग्जाम्पल। वो सो इंडिया में यू विल हैव टू, और अभी के लिए दो ही मान के चलते, तो एक इज यूनियन गवर्नमेंट, ऑलराइट, जिसको कभी कभी एरोनियसली सेंट्रल गवर्नमेंट बोला जाता है, या फिर द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, सो देयर इज अ यूनियन गवर्नमेंट एंड देयर इज अ स्टेट गवर्नमेंट। अब यूनियन गवर्नमेंट की कुछ अपनी पावर्स है और स्टेट की कुछ अपनी पावर्स है। ओहो, ये तो है, लेकिन ये लिखा कहाँ है? अरे बाबा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 7th शेड्यूल खोल के देखूं, ओके, तो मुझे मिलेगा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे ही अगर मैं सेंटर स्टेट रिलेशंस पढ़ने की कोशिश करूं, ओके, सेंटर स्टेट, वैसे सेंटर स्टेट रिलेशंस जो मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा, तो यूनियन और स्टेट के बीच में जो रिलेशंस है, ओके, दैट हैज टू बी क्लैरिफाइड। सो इन अदर वर्ड, सेंटर स्टेट रिलेशंस होगा जिसमें लेजिस्लेटिव रिलेशंस है, एग्जीक्यूटिव रिलेशंस है, फाइनेंशियल रिलेशंस है। So can I say that these things are constitutionally allocated? Of course. Hence called as federalism. So federalism को अब मैं definition में पढ़ूंगा, तो the term federalism refers to the constitutionally allocated distribution of powers between two or more levels of government. और अगर हम मॉडर्न स्टेट लेवल सिस्टम पे बोलेंगे तो आमतौर पे हम ये मॉडर्न स्टेट लेवल एंड द स्टेट एंड द सेंटर एंड द स्टेट, और कहीं कहीं पर लोकल गवर्नमेंट भी, एक्चुअली इसको भी ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। सो टर्म फेडरलिज्म रेफर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनली एलोकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन अ मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम, जहां पर नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, प्रोविंशियल लेवल, लोकल लेवल जो पॉइंट बोला जाए, बात यहां पर होना चाहिए distribution of powers. What is very very important and integral part of this entire understanding is distribution of power. And that distribution of powers अगर federal structure में है तो it is चलता है। अब there is a problem. Indian model of federalism एक विचित्र मॉडल है। अब तुम सोचोगे सर अब ये इंडियन मॉडल क्या हो गया? The Indian model of federalism is amongst the most इंटरेस्टिंग टाइपोलॉजीज इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये एक्चुअली इंडियन मॉडल नहीं है। देयर इज, सॉरी, इट इज नॉट फेडरलिज्म इन द ट्रूएस्ट सेंस। अब तुम बोलोगे सर क्यों नहीं है? लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। सो टू अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर मुझे एक फेडरेशन का स्ट्रक्चर होना चाहिए, एंड दैट स्ट्रक्चर जिसका मैं एग्जांपल लूंगा विल बी द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया सो पिक्चर वुड बी वेरी 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 क्लियर। व्हाट इज फेडरेशन? व्हाट इज फेडरेशन? नाउ इस एस्पेक्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज फेडरेशन पर से। फेडरेशन हियर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स और मोर देन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, एंड जिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स को कॉन्स्टिट्यूशनली एलोकेट किया जाता है। सो अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करूंगा तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल एक्चुअली बी अ वेरी परफेक्ट, जिसे हम फेडरेशन डेफिनेशन बोलते हैं, द क्लासिकल फेडरेशन, जिसमें देयर इज अ यूनियन, राइट, एंड दिस यूनियन विल बी मेड अप बाय कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स जिनको हम लोग स्टेट्स बोलते हैं। अब प्लीज इसको समझने की कोशिश करो, अगर तुम्हें ये एस्पेक्ट समझ में आ गया तो ही तुम्हें फेडरलिज्म समझ में आएगा। तो अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करूं और मैं वहां पे वॉशिंगटन बोलूं, टेक्सास बोलूं, यूटा बोलूं,
नवादा बोलूं, ये जितने स्टेट्स है, ओके, ये जो स्टेट्स है ये कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये स्टेट्स इंडिपेंडेंट सॉवरेन एग्जिस्टेंस रखते थे इवन बिफोर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना। तो पहले से ही टेक्सास था, यूएसए बनने के बाद टेक्सास नहीं बना। Texas or a state was already having what was called as sovereign existence. उनका अपना सिस्टम था, उनका अपना लॉ सिस्टम था, उनके अपने कोर्ट्स थे, सब कुछ थे। नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, और ये एलिमेंट पूरी की पूरी चीज को चेंज कर देता है। These states decided to enter into an agreement, to enter into an agreement in order to join themselves and form the United States of America. मैंने ये बात क्या बोली? That these states entered into an agreement and that is why the United States of America was first formed. अब सारा सीन यहां पर ये हो जाता है that we are entering into an agreement. बट वेन वी आर एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट, मतलब तुम्हारे पास फ्रीडम है, तुम्हारे पास सॉवरेनिटी है, तुम्हारे पास लॉ है टू बी एबल टू वॉलंटरली टेक अ डिसीजन एंड एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। नाउ द सिनेरियो हियर इज टू बी अंडरस्टूड इन अ वेरी डिफरेंट वे। अगर इफ आई एम नॉट एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट, ओके, देन इसका मतलब है आई एम द क्रिएशन ऑफ अ यूनियन। अब इसको क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं? So let us take an example of India now. As India was formed with the union. पहले India, that is भारत, shall be a union of states. और फिर मैंने तुम्हें अभी कहानी बताई कि इंडिया ने सोचा, यूनियन ऑफ इंडिया ने सोचा कि कैसे स्टेट्स बनने चाहिए। स्टेट्स बनने चाहिए सर, हमने धर कमीशन बनाया, हमने जेवीपी कमेटी बनाई, हम लोगों ने फजल अली कमीशन बनाया, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इंडिया carved out states from within itself. हमने यूनियन ऑफ इंडिया, द इंडिया में से स्टेट्स बनाए गए। मैं इस लैंग्वेज को फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उसने स्टेट्स ने अपने आप को जोड़ा वॉलंटरीली और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना। यानी कि बिफोर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सॉवरेन स्टेट्स जो थे, ये सॉवरेन स्टेट्स ने एक फैसला किया, एक अग्रीमेंट लिया, और इस अग्रीमेंट के बेसिस पर एक यूनियन बना कॉल्ड एज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब सारा खेल यहां पर पलट गया है बिकॉज यहां पर स्टेट्स पहले से नहीं थे, स्टेट्स बनाए गए। सो पहले यूनियन बना और यूनियन ने कार्व आउट किए स्टेट्स को। आई होप यहां तक पिक्चर सबको क्लियर हो गई। अगर यहां पर पिक्चर क्लियर हो गई तो इसका मतलब है यहां पर जो मेन पावरफुल एलिमेंट हो गया, दो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है ना, जो मेन पावरफुल है वो एक यूनिटरी स्ट्रक्चर है। इट इज प्राइमरली यूनिटरी बिकॉज द यूनियन बिकम्स पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। तो अगर मैं अमेरिका के एग्जाम्पल को ट्रू फेडरेशन बोलता हूं, सपोज मैं इसको ट्रू फेडरेशन बोलता हूं, ऐसे ट्रू फेडरेशन नाम की तो कोई वर्ड होता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोलता हूं कि इसको मैं एक क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ फेडरेशन बोल देता हूं, तो कहना इससे कि ये कुछ अलग ही फेडरेशन है जिसमें कि द यूनियन, और ऐसा नहीं है कि इसका अंत हुआ, आपका पहले था पहले पेप्सू स्टेट से, चलो जी ठीक है, फिर आपने पंजाब को हरियाणा से और हरियाणा को हिमाचल प्रदेश में 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हाँ, ये कहां से अलाउड हुआ? सो आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स, इंक्रीज द बाउंड्री, डिक्रीज द बाउंड्री, ऑल्टर द नेम एटसेट्रा ऑफ द स्टेट्स। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये नाम तो फेडरेशन है,
लेकिन एक्चुअली इसमें यूनियन गवर्नमेंट की पावर्स इमेंसली हायर है एज कंपेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स। आई होप आपको ये रियलाइज हुआ, एंड दैट इज व्हाई इसको फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी बोलते हैं। इसको बोलते हैं फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। सो फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी के वजह से ये एक्चुअली फेडरेशन तो है, लेकिन वेरे इसको डिस्क्राइब करता है एज अ क्वासी फेडरल स्टेट, क्योंकि वेरे ओके अमेरिका को क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ फेडरेशन मानता है। सो आई होप यू आर नाउ अंडरस्टैंडिंग कि इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेडरेशन सर्टनली, लेकिन इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म इज अ वेरी डिफरेंट स्ट्रक्चर। इसमें एक पैराडॉक्स है दैट इट इज अ सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म। तो हमारे में पावर, और इसका रीजन भी है, रीजन ये है कि हमारे में जो स्टेट्स है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है, दे हैव नॉट एंटर्ड इनटू एनी काइंड ऑफ अग्रीमेंट व्हाइल डीलिंग विद फेडरलिज्म। तो मैं इसी आर्टिकल को वापस जा रहा हूं। ओके, सो इट सेज द फेडरल थ्योरिस्ट केसी वेरे एनालाइजेस इंडिया सेंट्रलाइज्ड स्टेट विद सम फेडरल फीचर्स एज क्वासी फेडरल। मतलब ये तो हद ही हो गई। मतलब ये बोल रहे हैं, वेरे का कॉन्सेप्ट है कि आप अननेसेसरली अपने आप को फेडरेशन बोल रहे हो। यू आर प्राइमरीली अ सेंट्रलाइज्ड स्टेट जिसमें कुछ थोड़ी बहुत फेडरल टेंडेंसीज है या फिर फेडरल फीचर्स है। इसीलिए ये वर्ड जो है, जो सबसे अच्छे डिस्क्राइब कर रहा है, वो है क्वासी फेडरलिज्म। सो इट इज सेइंग कि आपका क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ वेरी डिफरेंट स्ट्रक्चर। और ये फेडरल स्ट्रक्चर से बोल देना काफी नहीं होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस ऑन अ जिम्मेदारी स्ट्रक्चर। तो आज का आर्टिकल अब स्टार्ट हुआ, बिकॉज आपको लगा होगा कि मैं पहला पैराग्राफ पढ़ूंगा एंड आई विल जंप स्ट्रेट टू द कंक्लूजन। ये हो नहीं सकता। सो इन दिस आर्टिकल द ऑथर इज एक्चुअली एक्सेप्टिंग दैट, माना कि हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर्स में हैं, माना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फेडरलिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का नाम दे दिया है, माना ये सारी चीजें एब्सोल्यूट ठीक है, लेकिन जैसे वेरे को डर लगता था, वेरे बोलता था तुम लोग एग्रीमेंट के पार्ट नहीं हो, सो डोंट गेट इनटू दिस पार्ट। सो अगर तुम्हारा एग्रीमेंट नहीं है तो देयर इज अ वेरी मेजर प्रॉब्लम that may occur in our federal structure, because वेरे बोलता था it is not only operational, ऐसा नहीं है कि स्टेट्स को यूनियन के साथ कंबाइन करने में सिर्फ फंक्शनल प्रॉब्लम्स आती है। he said there are structural fault lines also, okay, there are structural fault lines, और वो मैं अभी अभी जैसे जैसे डिस्क्राइब करूंगा तो तुम्हें पता चलेगा कि ये कुछ एक थोड़ा सा अनकैनी सा और रादर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा सिस्टम हो जाता है। स्पेशली जब तक ये ठीक ठाक चल रहा होता है ना फ्रेंड्स, तब तक चल रहा होता है, बट जैसे ही देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, तो अचानक हमको तब समझ में आता है कि यार कुछ गड़बड़ हो सकता है फेडरलिज्म में। तो ये हम बाद में भी डिस्कस करेंगे और इसी सेशन में डिस्कस करेंगे with regards to what is fair weather federalism, what is cooperative federalism, what is true federalism, what is the spirit of federalism। तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी चीज जिसको आप इग्नोर करके बैठोगे, that is not going to pay you rich dividends। you must ensure that you work hard at solving this problem। तो वेरे का ये जब थॉट प्रोसेस था कि देयर इज ऑपरेशनल एंड स्ट्रक्चरल फॉल्ट लाइंस इन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, और अब हमको ये टेंशन हो रही है कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स जिनके बेसिस पर हमारी फेडरलिज्म टिकी हुई है, आर दे फंक्शनिंग वेल और नॉट। बिकॉज मैं फिर ये बात बोल रहा हूं, जो भी अरेंजमेंट होती है उसमें आपको चांस नहीं लेना होता। सो आज अब हम इस आर्टिकल के सो कॉल्ड कोर में जाएंगे,
जहां पे द ऑथर इज ट्राइंग टू से कि बचा तो हुआ है, ओके, सब कुछ बचा तो हुआ है, फेडरल स्ट्रक्चर है तो सही, लेकिन इट डज नॉट गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू टेक इट वेरी इजी। सो आज तक शायद ये इसीलिए बचा हुआ है बिकॉज हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप फंक्शन कर रहे। क्या कर रहे हैं? डेमोक्रेटिक सेटअप हमारे ठीक से फंक्शन कर रहे। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जब ठीक से काम कर रही होती ना माय फ्रेंड्स, तो हर स्टेट के लोग अपने 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 वोटिंग, अपने अपने इलेक्शन के राइट्स को यूज करते हैं। तो जब वो यूज करते हैं तो अचानक उनको लगता है ओहो मैं गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है बाबा, हमारे साथ कोई भी गलत काम नहीं हो रहा, हमें तो इक्वल समान अवसर मिल रहा है। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज सेंटर, देयर इज नथिंग कॉल्ड स्टेट, देयर इज नथिंग कॉल्ड पावरफुल, देयर इज नथिंग कॉल्ड पावरलेस, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज इम्बैलेंस इन पावर। और हम सब लोग को माने जब तक राज्यसभा ठीक से काम कर रही है, जब तक ऑपोजिशन ठीक से काम कर रहा है, जब तक पार्लियामेंट अपना ठीक से काम कर रही है, democracy is a very important part of national integrity. This is the premise of this entire article. बताओ यार, सांस फूल गई मेरी, 1 घंटा लग गया मुझे, अभी हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हुआ जस्ट टू गेट टू द प्रेमिस ऑफ दिस आर्टिकल। ये आर्टिकल है किसके बारे में? ये आर्टिकल इस बारे में कि क्योंकि हमारा फेडरल सेटअप एक बहुत डिफरेंट सेटअप है, इट इज नॉट बेस्ड अपॉन एन अग्रीमेंट लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक अरेंजमेंट है, एक अंडरस्टैंडिंग है, और वो डेलिकेट अंडरस्टैंडिंग को हमको मेंटेन रखना है, और उसका एक ही तरीका है इस डेमोक्रेटिक सेटअप। तो अगर तुम मेरी तरह से पढ़ना चाहोगे तो मेरे ख्याल से इट वुड डू अ ग्रेट बिट ऑफ थिंग्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, और तुम्हें आहा मोमेंट आएगा। अगर तुम सीरियस स्टूडेंट्स होंगे तो तुमको सीरियसली ये समझ में आएगा कि ये हुआ क्या है। तो पहला पैराग्राफ अपने आप में इतना रिच पैराग्राफ था कि मुझे उसको समझाने में इतना टाइम लग गया। Events coinciding with the jubilee of India's independence draw attention to the federal structure of India's constitution, which is a democratic imperative of multicultural India, where the constituent units of sovereign states are based on language against competing identities such as caste, tribe, religion. This built-in structural potential for conflict within and among the units, and that between them and the sovereign state, need imaginative federal craftsmanship and sensitive political management. अब तुम्हें ये सब समझ में आ रहा होगा। The ability of Indian Constitution to keep its wide-ranging diversity within one foreign state with a formal democratic framework is noteworthy, possibly with universal adult suffrage, voting rights, free institutions of justice, judiciary, and governance, parliament, etc. It is nearly impossible to polarize its wide-ranging diversity within a single, etc. But its operational fault lines, okay, democratic structure, national integrity are interlinked, but its operational fault lines are increasingly denting liberal institutions, undermining the federal democratic structures as have recently underscored. So, मैं श्री वेंकैया नायडू, ओके, द ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा की एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को, एक इंपॉर्टेंट कोट को जो मैंने न्यूज़पेपर से निकाला ऑब्वियसली, उसको यहाँ पर सपोर्टिंग में बोलना चाहता हूँ। एंड आई कोट, द टेबल एरिया वेयर द ऑफिसर्स एंड द रिपोर्टर्स ऑफ द हाउस, the Secretary General and the presiding officers are seated is considered as the holy sanctum sanctorum of the house. A certain degree of sacredness is attached to this place. While some members sat on the table, some others climbed on the table of the house, perhaps to be more visible with such acts of sacrilege. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts. ये क्या बात करो सर? पार्लियामेंट की डिस्टर्बेंस, और जो ये रीसेंट जिस कॉन्सेप्ट में ये आर्टिकल लिखा गया कि इतनी ये जो डिस्टर्बेंस हुआ, ऑपोजिशन का वॉकआउट, द सो कॉल्ड सैंक्टम सैंक्टोरम, द वेल ऑफ द हाउस, ओके, इसको डैमेज किया गया, नारेबाजी हुई, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सिर्फ पार्लियामेंट के खिलाफ अटैक नहीं होगा, या फिर ये पार्लियामेंट्री डेकोरम के खिलाफ नहीं है, इट एक्चुअली अफेक्ट्स डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हिले तो नेशनल इंटेग्रिटी का एक मेजर गारंटी हिलेगी।
बिकॉज नेशनल इंटेग्रिटी और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का फंक्शनिंग, लिबरल इंस्टीट्यूशंस का फंक्शनिंग इज इंटरलिंक्ड एज पर दिस आर्टिकल। और ये यहां से हिलाना बेटा, पूरा ये जो स्ट्रक्चरल जो वीकनेसेस है ना, ये थरथराते हुए दिखने लग जाएंगे। सो दिस इज द प्रेमिस ऑफ दिस आर्टिकल कि हमको अपना इंडियन फेडरलिज्म को कैसे प्रोटेक्ट करना है। लेट अस कंटिन्यू नाउ। So I will continue with this, and this is what the author is following. Some fault lines. First, the tempestuous parliament sessions where the Rajya Sabha chairman broke down, जो मैंने अभी अभी पढ़ के बताया, unable to conduct proceedings despite the use of marshals. Yet the House passed a record number of bills amidst a record number of adjournments. Second, cross-border police firing by one constituent state against other. I hope तुम्हें पता है मैं नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूँ. Inflicting fatalities, which also resulted in retaliatory action in the form of an embargo on goods trade and travel links with a landlocked neighbor. So, without going into further details, and since you are already aware of what is happening around, जब मैं फेडरल स्पिरिट की बात करता हूं तो मैं फेडरल स्पिरिट की बात कर रहा हूं, तो इट इज नॉट ओनली बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, इट इज ऑल्सो रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट्स एंड स्टेट। तो ये स्टेट और स्टेट के बीच में भी एक रिलेशनशिप है, एंड आई मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल इन अंडरस्टैंडिंग कि जब मैं फेडरल स्पिरिट की बात करता हूं तो इनमें से मैं किसी एक को भी ज्यादा या कम ना बोलूं। तो लेट अस कंटिन्यू विद दिस thing. It says such unfamiliar events of federal democracy are recurrent in India, except their present manifest intensity. ये क्या बात हुई? So very very important part here is कि हम लोगों ने ये पहले भी होते हुए देखा है। So the Union Law Minister, okay, जब वो opposition में थे, उन्होंने तब बोला था legislative disruption is a legitimate democratic right and in fact a duty. अब ये बड़ी अजीब सी बात है। देखो, जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं, जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, जब हम गवर्नेंस पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं, डिप्लोमेसी पढ़ते हैं, तो यहां पर बिल्कुल ऐसा पत्थर की लकीर बना के कुछ नहीं पढ़ा जाता। यू हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। नंबर वन, the first question that comes to my mind, okay, and the first question that I think everyone must agree, क्या पार्लियामेंट इज अ प्लेस वेयर जो गवर्नमेंट बोलेगी वो मान लिया जाएगा, या द पार्लियामेंट इज अ प्लेस जहां पे ऑपोजिशन इज सपोज टू सो कॉल्ड ऑपोज। अब ये बड़ा ही डेंजरस क्वेश्चन हो जाता है, ओके, और यहां पर ही एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटी को इसको ऑब्जेक्ट करना आना चाहिए कि ऑपोज तो करना पड़ेगा ना, बिकॉज हमारे यहां पर एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल और आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट का, लेजिस्लेचर का काम है कि वो एग्जीक्यूटिव पर अंकुश बना के रखे, चेक्स एंड बैलेंसेस रखे, और वो ये तो कोशिश जारी ही रहेगी। सो इन द एब्सोल्यूट करेक्ट सेंस द ऑपोजिशन, इनफैक्ट बोला जाता है द हाउस बिलोंग्स टू द ऑपोजिशन, तो वहां पर ऑपोजिशन तो अलाउड है, लेकिन क्या ऑपोजिशन का मतलब इतना ज्यादा, इतनी इंटेंसिटी से आप पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को ब्लॉक करोगे, रिकॉर्ड नंबर्स एडजर्न करोगे, सो मच सो कि प्रैक्टिकली वॉश आउट हो रहे सेशन। इसके आगे कि आपको वो दिन देखने पड़ेंगे कि मार्शल्स, द सिक्योरिटी पर्सन, वो आपको रोकेंगे, दे विल बी स्टॉपिंग यू फ्रॉम मेकिंग हैवोक एट द पार्लियामेंट सेशन। इंडिया देख रहा है, पूरा इंडिया का डेमोक्रेटिक स्पिरिट शेकन हो जाता है द मोमेंट पार्लियामेंट विल स्टार्ट फंक्शनिंग लाइक दिस। ऑल्सो थोड़ा बहुत पहले से भी होता था, बट व्हाट द ऑथर इज सेइंग ओवर हियर इज कि ये इंटेंसिटी कुछ जरूरत से ज्यादा हो रही है। तो पहले भी होता था, ऐसा नहीं हुआ, इट हैज हैपेंड इन द पास्ट ऑल्सो, but the recurrent theme is increasing both in frequency as well as in intensity, and this is what is scaring us.
So let us understand this in the terms of political science and the events which have happened in the past. So to answer such questions or rather to be able to address such questions जो हम लोग अभी अभी डिस्कस कर रहे हैं, हमको हम वी विल हैव टू आंसर और वी हैव टू नीड सर्टेन क्वेश्चन. तो कहीं ना कहीं से प्रेमिस से स्टार्ट करना पड़ता है. तो जैसे बोला जाता है ना कि यू हैव टू फर्स्ट मेक अ प्रेमिस एंड देन वी विल हैव आर्ग्यूमेंट्स एंड वी विल हैव काउंटर आर्ग्यूमेंट्स एंड देन वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. तो पहला क्वेश्चन व्हिच कम्स और व्हिच एड्रेसेस और व्हिच बेग्स एन आंसर इज इंडिया ट्रूली अ फेडरल स्टेट. ऐसा नहीं पूछे नहीं फिर भी is India truly a federal state is a very important question to be answered. Second, was India ever actually meant to function in a federal manner? Number three, was the nature of our current federalism superimposed upon us? And finally, is India's federalism so diluted that it remains functional solely until the next crisis situation strikes? बेटा मैं फिर ये बात बोल रहा हूं, अगर आपने इस सब्जेक्ट को, अगर इस टॉपिक को आपने सब ऊपर ऊपर से पढ़ा तो ये 10 मिनट का है, नहीं तो ये घंटों लग जाएंगे टू ट्राई एंड एड्रेस दिस क्वेश्चन. सो आई थिंक आई टेक अबाउट एन आवर और सो एंड आई ट्राई एंड कन्विंस कि व्हाट इज इंडियाज कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म. सो इज इंडिया ट्रूली अ फेडरल स्टेट or is it something else? So before we answer this, I think हम लोग कुछ experts का opinion ले लेते हैं with regards to what India is. हमारे को बहुत सारे contemporary political thinkers ने criticize किया कि इंडिया की फेडरलिज्म एक फेयर वेदर फेडरलिज्म है. फेयर वेदर फेडरलिज्म? व्हाट डू यू मीन फेयर वेदर फेडरलिज्म? फेयर वेदर क्या होता है? फेयर वेदर मतलब कि जब तक हालात ठीक होते हैं, इन अदर वर्ड्स जब तक सेंटर और स्टेट या फिर स्टेट्स एंड अदर स्टेट्स के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा होता, जब तक सब कुछ हंकी डोरी होता है, ओके, जब तक सब स्माइली होता है, तब तो हम बोलते हैं इंडिया इज अ फेडरल स्ट्रक्चर. तब तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती और हम इसको बड़ी खुशी खुशी सेलिब्रेट भी करते हैं. दिस इज द क्रिटिसिज्म. बट जैसे ही कोई मुद्दा ऐसा आ जाता है, कोई ऐसी कंट्रोवर्सी आ जाती है, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हमें पता चलता है नहीं यार, द सेंटर इज लाइक फॉर एग्जांपल द सेंटर इज, ऐसा इल्जाम लग जाए कि वो स्टेट के किसी पावर को डोमिनेट कर रहा है या फिर किसी एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कोई प्रॉब्लम लगे, तो हमको अचानक लगने लगता ओहो फेडरलिज्म थोड़ा है. ओके, suddenly federalism goes out of the entire system and everyone अपने अपने गाने गाने लग जाते. that is why called as fair weather federalism. और ये एक्चुअली सिर्फ आज की बात नहीं हो रही. दिस इज सिंस द लॉन्गेस्ट टाइम, जब से हमने फेडरल सिस्टम को अरेंज किया है या फिर समझने की कोशिश की है या फिर सो कॉल्ड हमारे यहाँ पर फेडरलिज्म है. द वर्ड यहाँ पर बड़ा ध्यान से होगा. तो मैं एक कार्टून आपको दिखा रहा हूँ एंड दैट फेडरल सिस्टम का बड़ा ही इंपॉर्टेंट कार्टून. तो दिस इज आर के लक्ष्मण साहब का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ओके, अ वेरी नाइस पार्ट. और ये उस टाइम की बात हो रही है जब कि बड़ा स्ट्रेंज सिस्टम था इन द सेंस ऑफ, दिस इज ऑफ कोर्स मैडम इंदिरा गांधी बीइंग शोन. तो ये वो टाइम की बात चल रही है जब देयर वाज कांग्रेस तो सो कॉल्ड डोमिनेंट फोर्स इन द यूनियन पार्ट. और ये देखो ये कितनी अच्छी तरह से बढ़ा. तुम इस आर्टिकल इस कार्टून को देखो तो तुमको समझ में आएगा. तो ये एक स्टेट दिखा रहे केरला, ये एक स्टेट दिखा रहे तब मद्रास, ओके, एंड सिमिलरली ऑन दिस पार्ट बंगाल एंड बिहार एंड सो. और ये चीफ मिनिस्टर्स दिखाए जा रहे हैं. ओके, इसको समझने की कोशिश करो, देन यू विल अंडरस्टैंड कि वेयर डिड वी और वेयर आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल फॉल्ट लाइंस. सो ये है पावर्स ऑफ द स्टेट. ओके, मतलब सब कुछ किसके पास है? सब कुछ है यूनियन गवर्नमेंट के पास. और ये यूनियन गवर्नमेंट जो है वो जिस मर्जी स्टेट को ज्यादा रिसोर्सेज दे सकती है, कम रिसोर्सेज दे सकती है, ज्यादा पावर दे सकती है, कम पावर दे सकती है. इट इज कंप्लीटली एट द मर्जी और द डिस्क्रिशन of the state government, and the state governments or rather the states are disproportionately dependent upon the union. They are disproportionately
डिपेंडेंट ऑन द यूनियन. सो इफ दे आर डिसप्रपोर्शनेट डिपेंडेंट ऑन द यूनियन, तो फिर ये फेडरल है? नहीं, फिर तो ये फेडरल नहीं हुआ ना, फिर तो ये फेडरल पक्का नहीं हुआ. सो इफ इट इज फेडरल, तो व्हाट इज द डेफिनेशन? फेडरलिज्म वाज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर गवर्नमेंट्स such that there shall be distribution of power and that should be constitutionally allocated. कॉन्स्टिट्यूशनली एलोकेटेड होने के बावजूद अगर हालात कुछ ऐसे है, तो सवाल ये जरूर शुरू होता है कि आर वी फेडरल रियली, और इज देयर मच टू बी डन? तो ये कार्टून्स कहते हैं ना, पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, एंड आई थिंक दिस पिक्चर शोज क्वाइट अ बिट पार्ट, कि अगर हम इस कार्टून को हम वेरे के कॉन्सेप्ट में देखेंगे, तो वेरे ने बोला था यू आर अ सेंट्रलाइज स्टेट, you are a centralized state with a few federal features. उसमें है थोड़े बहुत, ऐसा नहीं है, लेकिन ये गलती से भी तुम इसको फेडरलिज्म से नहीं कंबाइन कर सकते. सो यू आर अ सेंट्रलाइज स्टेट विद अ फ्यू फेडरल फीचर्स एंड हेंस पॉपुलरली कॉल्ड एज क्वासी फेडरल स्टेट. सो यहां से सिचुएशन फॉर अ लॉन्ग टाइम सेंट्रलाइज है, और इसी को क्वासी फेडरल स्टेट में जब तुम लोगों ने बुक में पढ़ा होगा, तो कई बार तुम जिस फेडरल सिस्टम को बोलते हो, तो हमारे फेडरल सिस्टम को समझाने की बोलते हो तुम, तो बोलते हो क्वासी फेडरल स्टेट is a federal state with a unitary tilt. It is a federal state with a unitary tilt. तो tilt हमारा ऐसा है कि as if हम लोग एक unitary state है, everything comes from one government and that one government is the union government. So the important scenario is here is कि the question that begs our attention here is that why did we not choose so-called true federation? In other words, why did we not choose United States of America like federation? देखो, हमारी सारी डिस्कशन इसलिए अभी तक ये पूरा चैप्टर ही ना होता, या चैप्टर होता भी तो शायद किसी और एस्पेक्ट में होता, अगर मुझे ये बात समझ में आ जाती कि हम लोग यार क्वासी फेडरल है ही नहीं, वी आर अ प्रॉपर फेडरेशन, फिर तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही ना आती. हम क्वासी फेडरल है ही नहीं, हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि भैया हमारे में कोई अंडरस्टैंडिंग की जरूरत ही नहीं है, एक अग्रीमेंट बना लेते यस, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक अग्रीमेंट बना लिया, तो ये जितने स्टेट्स है, ओके, ओरेगोन, इडाहो, मोंटाना, व्योमिंग, कोलोराडो, कांसास, नेब्रास्का, ये सारे स्टेट्स का ऐसा कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है who has not entered into an agreement. और ये एक अग्रीमेंट होने की वजह से ये एक ट्रू फेडरेशन है. देखो क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग जिसे बोलते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग अगर पेन पेपर पे है, अगर वो एब्सोल्युटली सॉलिड लिखा हुआ है, तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है ना माय फ्रेंड. तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक ट्रू फेडरेशन इसलिए हो गया, नंबर वन, दैट ये सारे के सारे स्टेट सॉवरेन थे, दे हैड इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग यूनिट, इनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन थे, और उन्होंने फिर एक दे डिसाइडेड टू एंटर इनटू एग्रीमेंट, और एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन गया. माना, मैंने ये बारी पूरी बात मान गई, लेकिन इससे अरेंजमेंट का फायदा क्या हुआ, इसका सिचुएशन ये भी हुआ कि यहाँ पे नवादा, ओके, यहाँ पे यूटा, यहाँ पे कोलोराडो, कैंसस, यहाँ पे नॉर्थ डकोटा, मोंटाना, ये सब स्टेट्स अपनी अपनी सिटीजनशिप भी देते. सो एवरीवन इन अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका is a citizen of a particular state and also the citizen of United States of America. लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ पे you are a citizen only and only of India, so you have a single citizenship and you do not have the state citizenship at all. So इस वाले पूरे कॉन्सेप्ट में you will have to be kind of worried about this part is कि क्या ये बेटर था या नहीं था. इंडिया में ऑन द कॉन्ट्ररी देयर वाज नो अग्रीमेंट. तो मुझे ख्याल मुझे ये आया कि व्हाई डिड इंडिया नॉट ऑप्ट फॉर एनी अग्रीमेंट. सोचने वाली बात यह है कि इंडिया किससे एग्रीमेंट करता, स्टेट से. स्टेट तो था ही नहीं,
ओह, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। मैं किससे एग्रीमेंट करता? मुझे एग्रीमेंट करने के लिए कुछ चाहिए भी तो सही। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 2, स्टेट नंबर 3, स्टेट नंबर 4 के अग्रीमेंट से। समझने की कोशिश करो, सब्जेक्ट पकड़ो। स्टेट नंबर 1, 2, 3, 4 अग्रीमेंट तब करेंगे ना जब वो एग्रीमेंट वो स्टेट्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे। They were pre-existing the formation of the United States of America. India as a federation was creating states. हमने ही तो इन states को carve out किया है on the basis of linguistic lines and so on so forth. तो ये states इंडिया में से emerge किए। ये states were merging to form the states. So they were coming together to form the United States of America. So this is not possible in India, and that is why it was an arrangement of union of no agreement. अब मैं इसको बोलूंगा नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा इमर्ज करो, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करो, मेंटली एक्सपेरिमेंट करो, तो कहीं ना कहीं ये लगने भी लगता है कि द वे ओरिजिन ऑफ इंडिया फेडरलिज्म हुआ है, द वे फेडरलिज्म इंडिया को ओरिजिनेट किया है, हमको ऐसा लगता भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंडिया, दैट इज यूनिटरी इंडिया, इज अ मोर पावरफुल एलिमेंट एज कंपेयर टू द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म। तो कभी कभी ऐसा ख्याल आता है कहीं वेरे सही तो नहीं बोल रहा, बिकॉज इट वॉज इंडिया, द यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया में जो इंडिया वर्ड है दैट इज मोर प्रोमिनेंट एज कंपेयर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, कम से कम ऐसा अभी के लिए तो लग रहा है। फिर मुझे सेकेंड क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं पूरा होता, दूसरा क्वेश्चन होता है। ऐसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तुम्हें अलग अलग एंगल से पढ़ना होता है, तब जाके सब्जेक्ट समझ में आता है। तो एक हमने ये अभी अभी किया कि व्हाई डिड इंडिया नॉट फॉर्म अ ट्रू फेडरेशन, तो हमने एक ट्रू फेडरेशन नाम की वस्तु क्यों नहीं बनाई। ओके, दूसरा जो समझ में आता है कि व्हाई डिड वी नॉट चूज यूनिटरी इंडिया। हाँ यार, ये प्रॉब्लम ही हटा देता है। आई होप थोड़ा सा मैं तुम्हें पहले, बिफोर आई एक्सप्लेन दिस पार्ट टू यू, तुम्हें एक डिफरेंस हो जाना चाहिए कि व्हाट इज यूनिटरी एंड व्हाट इज फेडरेशन। यूनिटरी में एक ही राज्य व्यवस्था है, एक ही गवर्नमेंट है, राइट, इट इज यूजुअली। और जब एक ही गवर्नमेंट बोलेंगे तो उसको यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बोलने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज वो एक ही गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। एंड द रेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स अगर होगी भी ना, तो वो डेलीगेटेड पावर्स लेकर बैठी होगी। क्या लेकर बैठी होगी? डेलीगेटेड पावर्स, मतलब जो मैंने दे दिया दे दिया, राइट। जो फेडरल गवर्नमेंट है उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनली एलोकेटेड पावर्स है, उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनली एलोकेटेड डिविजन्स है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनली एलोकेटेड डिविजन्स जो है ऑफ और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, ये बिटवीन टू और मोर देन टू गवर्नमेंट्स है, सिंपल एज दैट। तो मेरा अब ख्याल है कि मैं तो बड़े अजीब से स्थिति में हूं, ना मैं ट्रू फेडरेशन पे हूं, ना मैं यूनिटरी में हूं। ट्रू फेडरेशन आपने चूज नहीं किया, क्यों? क्योंकि आपको एग्रीमेंट नहीं करना था। आपको एग्रीमेंट इसलिए नहीं करना था क्योंकि आपको एग्रीमेंट को के लिए कोई यूनिट्स ही नहीं थे, प्लस यू वर द वंस हु हैव कार्व्ड आउट द स्टेट्स ऑन दिस पार्ट। तो सेकंड क्वेश्चन ये होता है, जब फाउंडिंग फादर्स के पास मौका ही था तो हम लोग ने यूनिटरी स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया? अब इसके भी रीजन है, बट बिफोर दैट मेरे हिसाब से एक बार मैं इस बारे में थोड़ा सा ज्यादा आर्ग्यू करना चाहूंगा कि यूनिटरी इंडिया बनाया जा सकता था। ऐसा बोलने में क्या जा रहा है, अभी के लिए देख लेते। तो किसी को ख्याल आएगा कि ये मैं क्यों ऐसा बोला कि यूनिटरी के लिए मेरे पास एक अच्छा सिस्टम था, या एटलीस्ट आई हैड अ गुड आर्ग्यूमेंट, आई कुड एम्फेसाइज ऑन दिस पार्ट। अच्छा, कैसे? देखो, हमने वी वर अंडर द इंपीरियल पावर ऑफ इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम बोलो, फॉर सेवरल ईयर्स, सेंचुरीज एक्चुअली। सो जो सिचुएशन यहाँ थी, अगर तुम इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम देखो तो वी अडॉप्टेड वेस्टमिंस्टर मॉडल। वेस्टमिंस्टर मॉडल इज अ ब्रिटिश मॉडल और यूके पार्लियामेंट्री मॉडल।
हमने बहुत सारी चीजें देखी, तो वो वेस्टमिनिस्टर मॉडल, सॉरी ब्रिटिश का मॉडल लिया, इवन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हमने इनसे ही लिया, हमारा रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट इनसे ही आया हुआ। हमने देखो, you cannot ignore the fact that Britishers colonized us and Britishers suppressed us and Britishers took away their rights. But you also cannot ignore the fact that Britishers, at least their form of government, left an influence on us. You can't ignore that part also. अब मुझे ये ख्याल आया कि तुमको इतने सारे स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, इतने सारी चीजें तुम अडॉप्ट कर ही रहे हो, तो यूनाइटेड किंगडम से हो सकता था तुम यूनिटरी स्ट्रक्चर भी ले लेते, क्या फर्क पड़ता है? इन द यूनाइटेड किंगडम, इन इंग्लैंड, देयर इज नो फेडरल स्ट्रक्चर, द सुप्रीम पॉलिटिकल पावर इज हेल्ड बाय द पार्लियामेंट। वहां पर जो भी है, ग्रेट ब्रिटेन या यूके, जो मर्जी बोलोगे, इट इज अ यूनिटरी स्टेट। बड़ा खतरनाक ख्याल आया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं इस सिचुएशन को देखूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया शुड हैव बीन रियली इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेट ब्रिटेन। तो अगर मैं ग्रैनविल ऑस्टिन की स्टेटमेंट पढ़ूं, एंड ग्रैनविल ऑस्टिन से ज्यादा ऑथोरिटेटिव स्टेटमेंट्स ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन देगा? सो ग्रैनविल ऑस्टिन की, इन हिज बुक द कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, very nicely written, and I will quote Austin directly, and I quote, reliance on central power by the British profoundly affected India's future. Because of it, Indians had neither experienced nor participated in the working of a more traditional federal system. Their immediate experience with the government, therefore, almost inevitably led them towards centralization. My friends, ये आ गया है ह्यूज मोमेंट ऑफ ट्रुथ। ये माइलस्टोन आने वाला है इन दिस डिस्कशन, और ये वो मोमेंट ऑफ ट्रुथ है जिसको तुमको अब अप्रिशिएट करना पड़ेगा। बट बिफोर दैट, एक बार इस लाइन को दोबारा पढ़ो। मैं फिर से एक बार पढ़ूंगा, और अगर तुम इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो तुम पकड़ लोगे। रिलायंस ऑन सेंट्रल पावर by the British profoundly affected India's future. Because of it, Indians had neither experienced nor participated in the working of a more traditional federal system. Their immediate experience with government, therefore, almost inevitably led them towards centralization. Unquote. अब तुम में से जो इस क्लास को ध्यान से देख रहे होंगे, इस वीडियो को समझ रहे होंगे, उनके लग गई है लॉटरी, क्योंकि उनको समझ में आ गया है सब्जेक्ट। और जिनको नहीं आ रहा है, आई एम होपिंग दैट आई बी एबल टू एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। सो वी विल फाइनली एंड इट विद अ वेरी मेजर आंसर, बट एक बार द टाइम हैज कम वेयर वी थिंक अबाउट दिस इन द मोस्ट एडवांस वे। तो एक बार फाइनली लेट अस मेक द फाइनल मैट्रिक्स। तो इसी को मैं बोलता हूं पॉलिटी मैट्रिक्स। तो पॉलिटी मैट्रिक्स में डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा सेड लाइव कैसे समझते, सारी कहानी फिर से। ऑलराइट, एक बार एंड वंस एंड फॉर ऑल, एंड आई थिंक इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर विद ऑल ऑफ यू। सो इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। ये है फेडरलिज्म, ओके। नाउ ये है यूनिटरी। यूनिटरी स्ट्रक्चर में देयर इज वन गवर्नमेंट। नाउ सब लोग प्लीज एक बात ध्यान से समझ लो, और ये दिस विल टेक यू वेरी फार इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर। देयर इज वन गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, विच इज द वन विच इज गोइंग टू रूल ऑल द शो। क्लासिकल एग्जाम्पल दे दो, ओहो एग्जाम्पल ले लो यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ये है फेडरलिज्म या फिर फेडरेशन, जो मर्जी वर्ड यूज करना है। ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हमारा एक एग्जाम्पल। इसमें बोला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनली एलोकेटेड पावर्स। ध्यान से समझो, इसमें है कॉन्स्टिट्यूशनली एलोकेटेड पावर्स, और ये कॉन्स्टिट्यूशनली एलोकेटेड पावर्स विल लीड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर between
constituent governments or two or more than two governments. अगर मैं यूएसए का एग्जांपल लूंगा तो उसको हम ट्रू फेडरेशन बोलेंगे। बिल्कुल सर, हम इसको बोलेंगे ट्रू फेडरेशन। रुको यार रुको, मेरे डायग्राम बनाने दो सॉलिड सा। तो ये ट्रू फेडरेशन है। क्यों है सर ये ट्रू फेडरेशन? इसलिए है बिकॉज इसमें अग्रीमेंट था। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में अग्रीमेंट था, ये ट्रू फेडरेशन था। इसका फायदा ये होता है कि देयर इज वेरी लेस इम्बैलेंस होता है, लेकिन कम इम्बैलेंस होता है, बिकॉज द स्टेट्स अपनी अपनी सॉवरेनिटी मेंटेन करते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये हो गया फेडरेशन। अब आओ इंडिया को लेकर आते हैं। तो अब हम इंडिया के सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं, एक ही बार में समझ में आ जाएगा तुमको। सो जस्ट गिव मी 10-15 मिनट्स ऑफ योर अनडिवाइडेड अटेंशन एंड अंडरस्टैंड दिस। अब हम हैं इंडिया का। अब इंडिया का चक्कर क्या है कि इंडिया में एक जबरदस्त अमाउंट ऑफ डाइवर्सिटी है। सो वी हैव जबरदस्त अमाउंट ऑफ डाइवर्सिटी एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू गिव अ फेडरल स्ट्रक्चर। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। अच्छा, ऐसा मत बोलो, ये वी हैव टू की बात नहीं करने सकते। फिर हमें सोचना पड़ेगा। तो यहां पर इंडिया के पास चॉइस थी। ऑन 26 जनवरी 1950 हमारे फाउंडिंग फादर्स के पास चॉइस थी, गो टू यूनिटरी स्ट्रक्चर और गो टू फेडरलिज्म। गो टू यूनिटरी स्ट्रक्चर और गो टू फेडरलिज्म, हमारे पास दो चॉइस थी। यूनिटरी स्ट्रक्चर होने के नाते हमें यूनाइटेड किंगडम एक अच्छा एग्जाम्पल मिल सकता था। हम लोग के ऊपर ब्रिटिश का सो कॉल्ड इन्फ्लुएंस था ही। सो वी हैड ब्रिटिश एज एन एग्जाम्पल और हम इसको फॉलो कर सकते थे, बट आपने नहीं किया ना, नहीं किया। लेकिन फिर आपके पास पॉसिबिलिटी थी, तो चलो अमेरिका को फॉलो करते। सो हमने फेडरल स्ट्रक्चर को इंतजाम किया। अब ध्यान से सुनना, अभी बड़े खतरनाक सी बात है। हमने ये फेडरेशन की तरफ कदम बढ़ाया 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 बढ़ाया, हम अमेरिका की तरफ बढ़े, ओके। लेकिन फिर भी हम पूरे रास्ते हम यूएसए की तरफ नहीं गए। क्यों? और उसका आंसर अभी अभी मैंने पढ़ा था, जो तुमने शायद नोट किया होगा। एंड दैट आंसर वाज दैट हमारे ऊपर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस था। सो व्हाट इज ऑस्टिन सेइंग? ऑस्टिन सेड दैट द superiority or the dominance of one government, as was occurring in England, had a huge influence on India, and that is why हमने फेडरेशन का रास्ता लिया। लेकिन फेडरेशन के रास्ते में हमने यूनिटरी का एक कॉम्बिनेशन तड़का लगा दिया। तो हमारा टिल्ट था द एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ, सो द यूनिटरी टिल्ट यहां पे था। अब सवाल यहां पे होता है कि ये ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस हो गया ग्रैनवेल ऑस्टिन के अनुसार, फेडरेशन विद अ यूनिटरी टिल्ट। So why did India decide to have federalism? यार यही खत्म कर देते, and that marks the end of this entire arrangement कि जिसको हम फेडरलिज्म बोलते हैं, वो एक्चुअली एक मजबूरी थी। एंड दैट मजबूरी, जिस मजबूरी की वजह से इंडिया डिसाइडेड टू गो फॉर फेडरलिज्म इन द फर्स्ट प्लेस was the Indian national movement. So Indian national movement, that Indian national movement जिसको हम लोग सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल समझते हैं, वो एक्चुअली प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की लड़ाई थी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इज समथिंग दैट इंडिया रिक्वायर्ड। अगर तुम्हें रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, देखो कहां से कनेक्ट कहां पर जाता है। अगर तुम्हें रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 मालूम है, तो हमें सेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस मिलनी स्टार्ट हुई। ये सेंट्रलाइजेशन क्या थी? जब प्रोविंसेस की, जिनको आज हम स्टेट्स बोलते हैं, उनकी इंडिपेंडेंस छीन ली गई, जब उनके लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को अबॉलिश कर लिया गया, तो a very integral part of the actual national freedom struggle was to give back independence, give back autonomy to the provinces. तो एक बार प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मिल जाती, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में मिली थी। अगर तुम्हें मालूम है
तो इट वॉज द सेकेंड माइलस्टोन टुवर्ड्स कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। बट मुझे उस सबसे नहीं पॉइंट था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की डिमांड थी। अब तुम खुद सोचो कि प्रोविंसेस जिन स्टेट्स की आजादी के बेसिस पर या ऑटोनॉमी के बेसिस पे हमने नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल लड़ा, जिसके एस्पेक्ट पर पूरा नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, जैसे ही हमको इंडिपेंडेंस मिलता कुड वी हैव सेड कि ना भैया हम भूल गए, अब हम यूनिटरी बनेंगे? नो। I hope every part is now 100% clear. So, अगर हम अब इसको समझेंगे, we did not go for unitary because हमारा जवाब था, हमारी जो अंडरलाइंग थॉट प्रोसेस थी वो थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जो हमारी नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट था। और अगर हम इसको झुठला देते तो हमारी डाइवर्सिटी, मैंने तुम्हें क्या बोला था, it is our the entire, it is mandatory, it is a democratic imperative in a country like ours that we will have to respect the entire diversity in India. हमने उसको भी रिस्पेक्ट करना था और हमको कुछ हद तक इन्फ्लुएंस ब्रिटिशर्स का भी था। हमने इस इन्फ्लुएंस में फेडरेशन की तरफ किया, ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस में उसमें यूनिटरी टिल्ट डाला। हम चाहते तो नहीं इसको बदल सकते हैं बिकॉज ये दोनों ही हमारे इंपेरेटिव है। तो ये हमारा बन गया इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि हम इसको कैसे समझ रहे हैं एंड व्हाई इज दिस हैपनिंग। सो इन दिस पार्ट ऑफ आवर सेशन, इसी सेशन को मैं पार्ट 2 में कन्वर्ट करूंगा। इन दिस पार्ट ऑफ द सेशन हमें समझ में आ गया कि हमारा फेडरेशन अलग क्यों है, हमारा फेडरलिज्म अलग क्यों है और हमने ये चूज क्यों किया। इन द नेक्स्ट पार्ट मैं यहीं पर कंटिन्यू करूंगा कि व्हाट आर द चैलेंजेस एंड हाउ मस्ट वी क्योर देम। So I hope you have understood and you have enjoyed this session. This is just part 1 of the session. We will go for the second part. Okay, तुरंत इसके बाद the second part will happen, and please don't forget to really get the advantage of these courses. जब आप प्लस क्लासेस में करोगे, जब 1-to-1 सेशन होगा तो समझोगे कितना ज्यादा तुम्हें फायदा होगा। Use my code SETLIVE and don't forget to join us on Unacademy, SIDLIVE, मेरा कोड यूज करो। In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.